हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में जनन। इस टॉपिक को हम पिछली क्लास में स्टार्ट कर चुके थे, जिसे हम आज कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि जीवाणुओं में जनन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन द्वारा होता है। पिछली क्लास में हमने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको 4 मेथड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉनिडिया, बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स, बाय ऑडियोस्पोर्स एंड बाय मोटाइल स्पोर्स, ये हमने आपको स्टडी करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन जो है वो एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। इस प्रोसेस को सबसे पहले कोहेन एंड कॉच ने बताया था। एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन नॉर्मली उन बैक्टीरियाज में होता है, उन जीवाणुओं में होता है जो प्लांट्स, एनिमल्स में या मनुष्य में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज कई प्रकार के डिजीज़ेस करते हैं और कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो फूड पॉइजनिंग भी करते हैं। मोस्टली एंडोस्पोर्स जैसे कि हमने आपको बताया, प्रतिकूल परिस्थितियां या अनफेवरेबल कंडीशन में एक विशिष्ट संरचनाओं के रूप में फॉर्म होते हैं जो कि हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ समय तक सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं और एक कोशिकीय संरचनाएं होते हैं। इनमें न्यूट्रिशन नहीं मिलने के बावजूद भी ये कई सालों तक, लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। जीवाणुओं में एंडोस्पोर का जो निर्माण होता है ये मोस्टली बड़े आकार के जो बैक्टीरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल बैसिलस या क्लॉस्ट्रिडियम, उसमें एंडोस्पोर फॉर्म होता है। नॉर्मली एंडोस्पोर एक कोशिका की संरचना होती है और एक जीवाणु कोशिका से एक एंडोस्पर्म ही बनता है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया ये लंबे समय तक सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, तो नेचुरली जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसको भी रिस्टोर करके एक लंबे समय तक कायम रखते हैं। जो डीएनए मटेरियल है यानी उसको होल्ड करके रखते हैं और फेवरेबल कंडीशंस आने पर जितनी भी एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस आते हैं, एनवायरमेंटल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, उनको सहन रखते हुए, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तो वो एक नई बैक्टीरियल सेल या जीवाणु कोशिका को जन्म देता है। और बहुत स्ट्रेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल यूवी रेज, हाई टेम्परेचर, लाइट, इनको सहन करने की एंडोस्पर्म में क्षमता होती है। एंडोस्पोर मोस्टली एक कोशिकीय संरचना होते हैं। कभी कभी एक जीवाणु कोशिका में 2 एंडोस्पोर भी बन सकते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये मध्य में भी बन सकते हैं, टर्मिनल यानी अग्रज सिरे पर भी बन सकते हैं। इनका जो व्यास होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो बैक्टीरियल सेल से भी ज़्यादा होता है। तो जो एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पोर गोलाकार भी हो सकते हैं, बेलनाकार भी हो सकते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो समटाइम्स बैक्टीरियल सेल से ज़्यादा होता है और फूली हुई संरचना के रूप में दिखाई देता है। इनकी जो पोजीशन होती है वो मध्य में भी हो सकती है या किसी भी जगह जो एरियाज़ होते हैं, थोड़ा सा अग्रज सिरे से थोड़ा छोड़ के सब टर्मिनल एरियाज़ जो होते हैं उस तरह के स्थान पर भी ये पाया जाता है और मध्य में भी पाया जाता है, या फिर बिल्कुल अग्रज सिरे पर भी बन सकते हैं एंडोस्पोर्स जीवाणु कोशिका में। एंडोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पोर किस तरह से बनता है या इसका प्रोसेस क्या है एंडोस्पोर के बनने का, ये हम 7 स्टेप्स में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो एंडोस्पोर्स बनते हैं उसको फिट्ज ने बताया था।
फिट्ज एंड यंग ने बताया 1969 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्लॉस स्टेडियम के जो एंडोस्पोर्स थे उनका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस था उसको जेम्स एंड यंग ने 1969 में एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले ज़ीरो स्टेज, दिस वन, ओ स्टेज पे हम इसको कह सकते हैं। इस स्टेज में जो बैक्टीरियल सेल होती है जिसमें एंडोस्पोर बनना होता है वो साइज़ में बड़ी होती है और इसका जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस हो जाता है। और फर्स्ट स्टेप में आते आते जो मटेरियल होता है इनका जेनेटिक मटेरियल या जो क्रोमेटिन डीएनए होता है वो पूरे एक छोर से दूसरे छोर तक फैल जाता है और एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे अक्षीय तंतु भी कह सकते हैं। तो ये जो अक्षीय तंतु बनता है ये फर्स्ट स्टेप में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल जाता है और इसी के साथ साथ जो बैक्टीरियल सेल होती है उसकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो अपचयी क्रियाएं होती हैं, उनमें परिवर्तन होता है। सेकेंड स्टेज में कोशिका की जो झिल्ली होती है ये एक पोल से हटना शुरू हो जाती है, एक सिरे से कुछ हटकर ये झिल्ली दोनों तरफ से अंतर्वलित होने लगती है और एक छोटी कोशिका बन जाती है और एक बड़ी कोशिका बन जाती है। तो ये जो छोटी का कोशिका बनती है ये ज़रूरी नहीं इस एक सिरे पर ही बने, समटाइम्स ये बीच में भी बन सकती है। तो ये जो कोशिका है ये एक एंडोस्पोर को फॉर्म करती है जिसे फोर स्पोर कहते हैं या आधक बीजाणु भी से कह सकते हैं। तो ये एक सेप्टा फॉर्म हो जाता है और सेप्टा फॉर्म होने से एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल बन जाती है और इस छोटी जो सेल होती है इसमें भी कुछ न्यूक्लियर मटेरियल आ जाता है, कुछ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल इसमें आ जाता है। और जो पेरेंटल सेल होती है थर्ड स्टेज में आप देखिए जो मातृ कोशिका होती है उसमें और जो फोर्स स्पोर बनता है उसके बीच में जब पट बन जाता है तो ये कुछ पार्ट प्रोटोप्लाज्म का भी इसमें आ जाता है और ये बीजाणु मातृ कोशिका स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगती है, यानी कि ये एक आप आगे चलकर स्पोर फॉर्म करेगी। फोर्थ स्टेप में पेप्टाइडोग्लाइकोन की जो सेल वॉल होती है वो धीरे धीरे संश्लेषित होने लगती है, सिंथेसिस होने लगता है। पेप्टाइडोग्लाइकोन या कोशिका भित्ति भी आप कह सकते हो, कोशिका भित्ति का संश्लेषण होने लगता है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है और इसे स्पोर वॉल या बीजाणु भित्ति कहते हैं। फिफ्थ स्टेज में जो बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल होती है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में पेप्टाइडोग्लाइकोन के बने हुए कॉर्टेक्स का डिपोजिशन हो जाता है, यानी ये जो कॉर्टेक्स रीजन आपको दिखा रहे हैं ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में जो पेप्टाइडोग्लाइकोन का जमाव होता है उससे कॉर्टेक्स फॉर्मेशन होता है। और अब ये जो एंडोस्पोर सेल है इसमें प्रोटोप्लाज्म बहुत कंडेंस हो जाता है, बहुत सघन हो जाता है और इसमें डाइपिकोनिलिक एसिड का सिंथेसिस शुरू होता है और जो कि कोशिका झिल्ली में जमता रहता है। और इसके साथ ही जो स्पोर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें कैल्शियम आर्जिनिन एंड ग्लूटामिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और बीजाणु की भित्ति में विभेदन शुरू हो जाता है और ये बहुस्तरीय हो जाती है। इसके साथ ही इसमें जो डाइपिकोनिलिक एसिड्स होते हैं जो कि इसको स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह कार्य के रूप में फंक्शन करते हैं, इसको लंबे समय तक स्थायी रखते हैं, एंडोस्पोर्स को उनका सिंथेसिस शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में बीजाणु जो मातृ कोशिका होती है ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है और अब इसे एक स्पोरेंजियम हम कहते हैं और ये स्पोरेंजियम जब पूरी बैक्टीरियल सेल एक स्पोरेंजियम कहलाने लगती है और उसमें एक स्पोर बनता है और जब ये रप्चर हो जाती है तो ये एंडोस्पोर रिलीज़ हो जाता है और
इसका जब डायलिस ऑटोलाइसिस हो जाता है सेल वॉल का, बैक्टीरियल सेल वॉल का, तो एंडोस्पोर जो होता है वो बाहर निकल जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, और ये वायु के द्वारा या किसी अन्य मोड से डिस्पर्स हो जाता है, इसका प्रकीर्णन हो जाता है। और जब भी लंबे समय तक ये सुप्तावस्था में पड़ा रहता है, और उस पर क्योंकि देखिए आप मल्टी लेयर्स बन जाती हैं, तो ये लंबे समय तक किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को सहन कर सकता है, और इसकी वजह से ये इसका जेनेटिक मटेरियल को सिक्योर रखता है। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जो एंडोस्पोर होता है वो एक नई बैक्टीरियल सेल को जन्म देता है। तो क्लॉस्ट्रीडियम में जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसमें 2 घंटे लगते हैं, जबकि बैसिलस में जो एंडोस्पोर फॉर्म होते हैं उनमें तकरीबन 7 घंटे का समय लगता है। और कुछ जीवाणुओं में तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया 16 से 20 घंटों में पूरी होती है। डिस्पर्सल के बाद ये एंडोस्पोर बहुत लंबे समय तक सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, चाहे इसको कितने भी लंबा समय लग जाए, यहाँ तक कि ये साल भी इसको लग जाता है वापस जर्मिनेट होने में एंडोस्पोर को। एंडोस्पोर बहुत अधिक टेम्परेचर और अधिक इसके जो केमिकल्स को सहन करने की इनमें क्षमता होती है, यानी किसी भी रासायनिक पदार्थों के प्रति ये प्रतिरोधी होते हैं। बहुत अधिक या बहुत कम टेम्परेचर को भी ये सहन कर लेते हैं। यहाँ तक कि जो अंतःबीजाणु होते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भी 20 घंटे तक रह सकते हैं, और कुछ तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सहन कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी एंडोस्पोर होते हैं जो 50-70 डिग्री पर भी नष्ट हो जाते हैं। तो अंत जो बीजाणु होते हैं, जो एंडोस्पोर होते हैं, इनमें जो रेजिस्टेंट पावर होती है वो, क्योंकि इनमें एक तो जल की मात्रा कम होती है, इनमें उपापचयी क्रियाएं बहुत कम हो जाती हैं, तो इसलिए ये इन परिस्थितियों को सहन कर लेते हैं। इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल होती है वो इम्परमेबल होती है, अपारगम्य होती है, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर लेते हैं। ये एंडोस्पोर की संरचना आपको इसमें दिखाई गई है। और कुछ इसमें जैसा कि हमने बताया स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो लंबे समय तक इसको स्थायी रखते हैं। फॉर एग्जांपल डाइपिकोनिलिक एसिड इनकी सेल वॉल में पाया जाता है, जिससे कि ये लंबे समय तक प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर लेते हैं। एंडोस्पोर में इनर कोट और आउटर कोट, सेंट्रल जो इसका रीजन होता है वो कोर कहलाता है। सेंटर में इसका रीजन है, कोर कहलाता है। ये डीएनए का बना होता है और चारों ओर से ये सघन साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ रहता है। इनमें बहुत कम वाटर होता है लेकिन प्रोटीन की बहुत अधिकता पाई जाती है। तकरीबन 90% इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया डाइपिकोनिलिक एसिड इनमें कोशिका द्रव में भी पाए जाते हैं जो स्टेबलाइजर्स की तरह काम करते हैं, और एंजाइम इनमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। स्पोर्स का जो कोर होता है ये एक पतली झिल्ली से घिरा रहता है, इसे कोर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कोर रीजन, ये कोर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके चारों ओर स्पोर वॉल्स होती हैं। ये कोर वॉल मेम्ब्रेन है, उसकी तरफ कोर वॉल है उसके बाहर की तरफ। इसके जो कॉर्टेक्स रीजन होता है जो पेप्टाइड्स का रूपांतरित फॉर्म के उससे बना होता है, पेप्टाइड से बना होता है। जो बैसिलस के एंडोस्पर्म होते हैं उसमें कॉर्टेक्स एब्सेंट होता है, क्लॉस्ट्रीडियम में कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है। कुछ बैक्टीरियाज में एक्सोस्पोरियम भी पाई जाती है। आउटर मोस्ट इनर कोट लेयर होती है और आउटर कोट लेयर होती है, और सबसे बाहर की तरफ एक्सोस्पोरियम पाई जाती है, यानी इनर कोट और आउटर कोट इसमें प्रेजेंट होते हैं। फेवरेबल कंडीशंस आने पर जो एंडोस्पोर होता है इसका साइटोप्लाज्म जल अवशोषित करता है और फूल जाता है, और इसके जो आवरण होता है, जो बीजाणु आवरण होता है, ये मध्य से या किसी शीर्ष भाग से टूट जाता है और
कोशिका बाहर आ जाती है। ये वृद्धि करके जो एक्सोस्पोरियम के रप्चर होने से ये जो बीजाणु है, अंत्य बीजाणु, ये बाहर आ जाता है और फेवरेबल कंडीशन में ये वृद्धि करके एक नए बैक्टीरियल सेल को बनाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो अंत्य बीजाणु का बनना है ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो करके बल्कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस को सहन करने की एक विधि है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। थैंक यू।